Good morning and Jai Hind student. Welcome to Sunbeam Sultanpur online classes. We'll be starting NCERT class 12, chapter 4, India's external relation. In previous video, we discussed about Nehru foreign policy. In this video, we discuss about Afro-Asian unity. In previous video, we discussed इंडिया फॉरेन पॉलिसी कि किस तरह नेहरू जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए फॉरेन मिनिस्टर अपने कार्यभार को संभाला था। बिकॉज नेहरू जी जानते थे किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट होने के लिए उसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। तो उस फॉरेन पॉलिसी अगर वो राइट वे में जाएगी तभी एक कंट्री डेवलप कर पाएगी। अब इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ इतनी ज़्यादा बेरोजगारी थी, गरीबी थी, ऐसे में ऐसी फॉरेन पॉलिसी चाहिए थी जो रैपिड डेवलप कर सके कंट्री को। सो उन्होंने अपनी थ्री ऑब्जेक्टिव्स अपनाए थे अपनी पॉलिसी में, टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न सॉवरेनिटी एंड टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्टली जो हमें इतनी मुश्किल से जो हमें इंडिपेंडेंट मिली है, फ्रीडम आज़ादी मिली है, हम उसको नाखौश से प्रिजर्व कर रहे हैं। एंड जो आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारा जो कंट्री थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी, जैसे हम जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान में। फिर से ऐसा ना हो क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो कहीं जाते जाते जो प्रिंसली स्टेट उनको इंडिपेंडेंट कर गए थे कि वो चाहे इंडिया में मर्ज हो चाहे पाकिस्तान में या इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, फिर से कहीं देश कई टुकड़ों में ना बढ़ जाए। एंड टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसा मैं अभी बता चुकी हूँ कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी थी, पॉवर्टी थी। तो बेरोजगारी, गरीबी इनको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं जो कंट्री में रैपिड डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को अपनाना था जिससे कंट्री फास्टली डेवलप कर सके। सो उस टाइम में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब जो वर्ल्ड था वो टू पावर्स के अंडर में टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, जिनके अपने अपने कैंप्स थे। फर्स्टली यूएसएसआर एंड यूएसए। तो जितनी भी कंट्री थी, जो कंट्री उसी टाइम पे इंडिपेंडेंट हो रही थी, वो दोनों में से किसी भी एक कैंप को अपना ले रही थी, अडॉप्ट कर रही थी। लेकिन नेहरू जी ने इन दोनों से ही हटके नैम को अपनाया, यानी किसी भी कैंप से वो नहीं जुड़े, अलग रहे और उन्होंने कहीं ना कहीं एफ्रो एशियन यूनिटी को जोड़ दिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे एफ्रो एशियन यूनिटी। Due to its size, location and powerful potential, Nehru played an important role for India in world affairs and especially in affairs बिकॉज जैसे हम जानते हैं जो इंडिया था वो साइज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कंट्री थी और एक तरह से जो इंटरनेशनल इश्यूज होते थे उस पर इंडिया एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंट जो नेहरू जी थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो एफ्रो एशियन कंट्री थी उनको एक करने की काफ़ी कोशिशें की थी। हिज एरा वाज मार्क्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया अदर न्यूली इंडिपेंडेंट states in Asia and Africa. Throughout the 1940 and 1950, Nehru had been advocate to Asian unity. 1940 से 1950 इंडिया को जो इंडिपेंडेंट मिली, आज़ादी मिली 1947 में मिली थी, लेकिन 1940 से 1950 तक नेहरू जी ने काफ़ी कोशिशें की थी जो आसपास की कंट्री, जो हमारी नेबर्स कंट्री थी, एशियन कंट्री थी, उनको यूनाइट करने की, उनको एक करने की। एंड अंडर हिज लीडरशिप इंडिया ऑर्गेनाइज द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947 एंड 5 months अहेड द अटेंडिंग इट्स इंडिपेंडेंट। बिफोर इंडिपेंडेंस से 5 month पहले यानी मार्च 1947 में नेहरू जी की लीडरशिप में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, जो नेहरू जी के लीडरशिप में करी गई थी। और इसका ये भी काफ़ी रिजल्ट मिला कि इसके 5 month ही बाद इंडिया को इंडिपेंडेंट मिल गई थी। इंडिया वाज सपोर्टर ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड फर्मली अपोज रेशियम स्पेशली अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। इंडिया जो था डीकोलोनाइजेशन का सपोर्ट था, कहीं ना कहीं जो रंग भेद की नीति लाई जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह में इसके अगेंस्ट था, इसके खिलाफ था और काफ़ी उन्होंने साउथ अफ्रीका में इसका साथ भी दिया, अपोज करा इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए। अदर कंट्री को भी इनके खिलाफ होने के लिए बोला गया और जिससे
जो ये रंग भेद की नीति है, यानी जो अपार्थाइड थी, ये चीज़ें ख़त्म हो सके। जो ह्यूमन है वो सब इक्वल है, किसी को भी किसी के कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट ना करा जाए। And India made earnest efforts for the early realization of freedom of Indonesia from the Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle। और कहीं ना कहीं जो इंडोनेशिया था उसको भी डच कॉलोनी से आज़ाद करने के लिए उसके सपोर्ट में 1949 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी इंडिया ने करी। एंड द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशिया सिटी ऑफ बैंडगंग 1959, कॉमनली नोन एज द बैंडगंग conference, and this Bandung conference later led the establishment of the NAM। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई इंडोनेशिया की सिटी बैंडगंग में 1959 में, जिसको बैंडगंग कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस बैंडगंग कॉन्फ्रेंस, और इसी बैंडगंग को बाद में चेंज करके नैम कर दिया गया। द फर्स्ट समिट ऑफ द नैम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961, और पहले जो उसकी कॉन्फ्रेंस बेलग्रेड में हुई 1961 सितंबर 1961 में। एंड नेहरू वाज अ को फाउंडर द नैम, और नेहरू को एज ए कॉन फाउंडर समझा जाता है नैम के, बिकॉज में 5 कंट्रीज के लीडर्स थे, उसमें से एक नेहरू भी थे। नाउ वी डिस्कस पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। अब जब हम लोगों ने फॉरेन स्ट्रेटेजी को अपनाया, फॉरेन पॉलिसीज थी उनको अपनाने के बाद सबसे पहले हमारे जो नेबर कंट्री थी चाइना से हमारी जो पीस थे और कॉन्फ्लिक्ट थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंट इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। इंडिया ने चाइना के साथ जो अपनी रिलेशनशिप था उसको काफ़ी अच्छे से निभाया, फ्रेंडली तरीके से। After the Chinese Revolution in 1949, India was one of the first country to recognize the communist government। जब 1949 को चाइनीज रेवोल्यूशन, जब चाइना इंडिपेंडेंट हुआ तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट करने वाला इंडिया भी था चाइना की ओर से। एंड नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द शैडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनाइजेशन एंड हेल्प द गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फ्लोरा। जो नेहरू जी थे वो ये देख रहे थे कि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न डोमिनेशन उससे अलग था, वो इसको छोड़ चुका था और अपने बलबूते खड़ा हो रहा था, इस अपने को मजबूत कर रहा था। और नेहरू जी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी थे। एंड But some of his colleagues leader like Sardar Vallabhbhai Patel were worried about a possible Chinese aggression in future। लेकिन कई सारे जो लीडर थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो कहीं ना कहीं परेशान थे कि कहीं चाइना इन फ्यूचर में कोई ऐसा ना करे कि अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए या अपने एरिया को बढ़ाने के लिए इंडिया पे अटैक ना कर दे। बट नेहरू थॉट इट वाज एक्सीडिंग अनलाइकली that India will face an attack from China. Hence, for a very long time, the Chinese border was guarded by the paramilitary force, not the army। लेकिन नेहरू जी ये कहते थे कि चाइना कभी भी हम पे अटैक नहीं करेगा, बिकॉज वो हमारी नेबर कंट्री है, वो कहीं ना कहीं हम जैसा है। इससे बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल क्या कहते हैं पक्के थे कि वो चाइना कभी भी हम पे अटैक नहीं कर सकता है। और इसी रीज़न से चाइना बॉर्डर पे पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया था, कभी आर्मी को नहीं लगाया था। कई सालों तक वहाँ पे आर्मी नहीं थी, वहाँ केवल पैरामिलिट्री फोर्स रहती थी। नाउ द पंचिल एग्रीमेंट, द जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ पंचिल, द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एक्सिस्टेंस बाय द प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड द चाइनीज प्रीमियर जोहू अलाउइंग 29 अप्रैल 1954। इस रीज़न से कुछ पश्चिमी सिद्धांत बनाए गए जो नेहरू जी और वहाँ के चाइनीज प्रीमियर जोहू अलाउई ने 29 अप्रैल 1954 को बनाए थे। वह स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। इन दोनों कंट्री की जो रिलेशनशिप थी उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एग्रीमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स फर्स्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, कि दोनों ही देश एक दूसरे की जो टेरिटरी है, इंटीग्रिटी है, उसका सम्मान करेंगे। कोई भी किसी भी
कि किसी के भी बॉर्डर में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी किसी का अपना एरिया नहीं बढ़ाएगा, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को बनाए रखेंगे, एंड म्यूचुअल नॉन एग्रेशन एंड म्यूचुअल इंटरफेरेंस एंड इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड पीसफुल को एक्सिस्टेंस। और कोई भी किसी के आंतरिक मामलों में यानी जो भी इंटरफेयर नहीं करेगा, और दोनों ही एक कंट्री एक दूसरे म्यूचुअल बेनिफिट कमाई थी बाय बिजनेस बाय अदर एंड को पीस, और दोनों ही एक दूसरे में शांति बनाए रखेंगे, कोई एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन उन जो नेहरू जी की नीतियाँ थी कहीं काम नहीं की। जो लद्दाख का और अरुणाचल प्रदेश का जो कन्फ्लिक्ट रहा चाइना से, उस इन सबको देखते हुए 1962 के करीब चाइना ने कहीं ना कहीं इंडिया पे अटैक कर दिया। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द चाइनीज इन्वेंशन 1962। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।